नमस्कार बच्चों। चलिए फटाफट आप लोग लाइव आइए और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पिछली क्लास के आगे पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमने आपको बताया था किस तरह औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करके अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। ऐसी जगह पर कैद करके रखा जहां से ताजमहल स्पष्ट दिखाई पड़ता था। सोचा ताजमहल देख देख कर पिता शाहजहां जल्दी मर जाएगा, लेकिन 8 साल लगा दिया। 1666 में 1666 में शाहजहां का देहांत हुआ और फिर उसको नाव पर लाद करके डेड बॉडी यमुना क्रॉस करके ताजमहल में लाया गया, दफनाया गया। तो आज हम आपको औरंगजेब के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, औरंगजेब का शासनकाल बेहद इंपॉर्टेंट है। अंतिम पावरफुल किंग यही था। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। और आपको बताएं कि औरंगजेब का साम्राज्य पूरे मेडिवल इंडिया में सबसे विशाल किंगडम था। अगर आपसे पूछें कि औरंगजेब का मतलब क्या होता है, इसके नाम का मीनिंग क्या होता है, तो ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन, यानी सिंहासन का आभूषण। यह इसके नाम का मीनिंग है। वैसे तो इसने मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के नाम पर सिंहासन पर आसीन हुआ था। मोहिउद्दीन। तो बच्चे, इसने सिंहासनासीन जब किया तो उस समय इसने जो नाम लिया है मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इसको आलमगीर फर्स्ट भी कहा गया है। आलमगीर फर्स्ट भी इसको कहा गया है। तो इस नाम से गद्दी पर बैठा मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, और आलमगीर फर्स्ट भी कहा गया है। इसने उत्तराधिकार का खूनी संघर्ष लड़ा था और इस उत्तराधिकार के खूनी संघर्ष में अपने सगे भाइयों को हराकर मार दिया था। देखिए, आपको पता होगा शाहजहां बीमार पड़ा। शाहजहां दारा शिकोह को अपने पास रखा था। दारा शिकोह को कभी भी अपने से दूर नहीं रखा। बाकी पुत्रों को अलग अलग प्रांतों का गवर्नर अपॉइंट किया था। जैसे मोहम्मद मुराद को गुजरात का गवर्नर अपॉइंट किया था, शाह सुजा को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया था, औरंगजेब को अक्सर दूर रखा। औरंगजेब दक्षिण का गवर्नर था। औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत बड़ा टफ टास्क था। औरंगजेब वहां पर खूब संघर्ष भी किया था। औरंगजेब इसलिए खूब स्ट्रांग हो गया था। दारा शिकोह विद्वान था, मल्टी टैलेंटेड था, लेकिन उसको कहीं संघर्ष पर नहीं भेजा गया, हरदम शाहजहां पास रखा। इसलिए सैनिक दृष्टिकोण से वह एक कमजोर राजकुमार था। शाहजहां उसको बहुत पसंद करता था, उसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। जब आगरा में शाहजहां बीमार पड़ गया तो दारा शिकोह को ही कार्यवाहक राजा के रूप में अपॉइंट कर दिया था। इस बात की वजह से औरंगजेब दक्षिण का गवर्नर सेना लेकर उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। अपने भाई मोहम्मद मुराद को, गुजरात के गवर्नर को भी इनवाइट किया कि आओ, पिताजी बीमार हैं। जब औरंगजेब मध्य प्रदेश में आ गया तो उसने एक शांति दूत भेजा आगरा शाहजहां के पास कि वो अपने पिता को देखना चाहता है, जिसको रिसीव करने के लिए शाहजहां का बेटा दारा शिकोह और शाहजहां ने
जशवंत सिंह को भेजा था। जशवंत सिंह जोधपुर के थे, उन्हें एक सेना देकर भेजा, कहा कि जाओ स्थिति को समझना, अगर औरंगजेब वाकई में शाहजहां को देखना चाहता है तो उसको लीवा आना, लेकिन यदि उसका इरादा लड़ाई का हो, उसका इरादा संघर्ष का हो, तो फिर सेना लेके गया, लड़ाई भी हुई। तो बच्चे, धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब ने आगरा से शाही सेना को बुरी तरह से हराया था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्तराधिकार की लड़ाई में 1658 में बैटल ऑफ धर्मत, औरंगजेब ने धर्मत की लड़ाई लड़ा था। धर्मत की लड़ाई, यह लड़ाई बच्चे मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास लड़ी गई थी, और इस लड़ाई में मुगल सेना का सेनापति जसवंत सिंह, आगरा से जो सेना लाया था, मुगल कमांडर इन चीफ था ये। मुगल सेनापति, शाही सेना का सेनापति था ये। शाही सेना जो आगरा से आई थी का सेनापति। तो बच्चे, इस सेना का सेनापति जसवंत सिंह सेना लेके आगे बढ़ा धर्मत पर। औरंगजेब से इसकी लड़ाई हुई, लेकिन आप जानते हैं औरंगजेब ने इसको हरा दिया था। औरंगजेब डिफीटेड, मुगल आर्मी को हराया। तो बच्चे, मुगल सेना इसमें हार गई। मुगल सेना को हराया, तो औरंगजेब की सेना जीत गई। बाद में आप जानते हैं जसवंत सिंह अपना पाला बदल लिया, ये भी सरेंडर कर दिए, और जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ चले गए थे। धर्मत की लड़ाई हारने के बाद औरंगजेब जसवंत सिंह के साथ चले गए, जसवंत सिंह के सेना में भी शामिल हो गए। तो इसके बाद औरंगजेब अपने भाई मोहम्मद मुराद को, जो कि गुजरात का गवर्नर था, उसको भी बुलाया था। वह भी औरंगजेब के साथ मिलकर जसवंत सिंह के खिलाफ लड़ा, लेकिन बाद में औरंगजेब ने मोहम्मद मुराद को पकड़वा लिया और फिर ग्वालियर के किले में उसको कैद करवा दिया। बाद में मोहम्मद मुराद को मार दिया था। अर्थात इस लड़ाई को जीतने के बाद औरंगजेब ने मोहम्मद मुराद को मार दिया था। मोहम्मद मुराद was killed, ये was assassinated by औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इसको भी नहीं बख्शा। मोहम्मद मुराद गुजरात का गवर्नर था। शाहजहां का बेटा मोहम्मद मुराद, गुजरात का गवर्नर, की हत्या औरंगजेब ने करवाई। तो इस तरह से औरंगजेब धर्मत जीता, मुराद को ग्वालियर किले में कैद कराया, बाद में इसकी हत्या करवाई, और फिर इसके बाद बच्चों, इसके बाद सेना लेकर ये आगे की तरफ बढ़ा। सेना लेकर ये आगे की तरफ बढ़ा। एक और बात आपको यहां पर बताना चाहते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चे? बंगाल का गवर्नर उस समय शाह सुजा, वह भी पिता के बीमारी का खबर सुना, तो वह बंगाल का गवर्नर, उसने अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर लिया था, और सेना लेकर वह भी आगरा की तरफ आ रहा था। तो आपको बताएं कि दारा शिकोह का बड़ा बेटा सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में एक सेना शाह सुजा से लड़ने के लिए भेजा गया। जैसे एक सेना धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब से धर्मत में लड़ा जशवंत सिंह के नेतृत्व में, ऐसे मुगल सेना का एक सेनापति दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह को भेजा गया
सुलेमान शिकोह की सेना बनारस के पास बहादुरपुर नामक स्थान पर 1658 में शाह सुजा की सेना को हरा दिया था। तो एक लड़ाई उत्तराधिकार की यह भी लड़ी गई थी, लेकिन इसमें शाही सेना जीत गई थी। तो शाही सेना यहां पर विजय प्राप्त किया था बच्चे। तो आइए हम आपको अगले पॉइंट की तरफ ले चलते हैं, जो कि दारा शिकोह का बेटा बनारस के पास बहादुरपुर नामक स्थान पर बंगाल के गवर्नर शाह सुजा की सेना को बुरी तरह से हराया था। उसके बाद सुलेमान शिकोह आगरा चलाया, लेकिन शाह सुजा बच गया था। वह फिर से अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा था। तो आइए बच्चों, औरंगजेब और भी लड़ाइयां लड़ता है, लेकिन ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। 1658 में द बैटल ऑफ, कौन सी लड़ाई? बहादुरपुर। बहादुरपुर की लड़ाई बनारस से 7-8 किलोमीटर आगे है। यह आज की डेट में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इस लड़ाई में सुलेमान शिकोह, दारा शिकोह का बेटा, डिफीटेड, शाह सुजा को हराया। बच्चों, शाह सुजा बंगाल का गवर्नर था। इसने पिता शाहजहां की बीमारी के बाद स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था, लेकिन सुलेमान शिकोह की सेना ने शाह सुजा की सेना को हराया। यह शाह सुजा बाद में बंगाल से सेना इकट्ठा करके फिर आगे बढ़ा था। खजवा की लड़ाई लड़ेगा, आगे बताएंगे आपको। इस लड़ाई को जीतने के बाद सुलेमान शिकोह आगरा चले आए। चूंकि औरंगजेब के बारे में पता चल गई थी कि औरंगजेब धर्मत की लड़ाई जीतकर आगे बढ़ रहा था। तो बच्चों, 1658 में बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़, सामूगढ़ की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है। सामूगढ़ जानते हैं, ये आगरा के समीप है, उत्तर प्रदेश में आगरा के पास सामूगढ़ की लड़ाई। इस लड़ाई में औरंगजेब फिर जीत गया। औरंगजेब डिफीटेड दारा शिकोह। तो दारा शिकोह बच्चे आगरा में ही था, शाहजहां के पास। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था, और दारा शिकोह हारने के बाद आगरा से भाग गया। यह लाहौर चला गया, पंजाब लाहौर साइड में, और फिर उसके बाद ये अजमेर साइड में आया था। तो औरंगजेब से एक लड़ाई और लड़ेगा। तो दारा शिकोह इसमें हार गया। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया, और पिता को कैद करके शाहबुर्ज में रखा था। इसी समय औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले के शाहबुर्ज में रखा। आगरा किले के शाहबुर्ज में कैद किया, जहां से ताजमहल स्पष्ट दिखता था। तो औरंगजेब इम्प्रिजन्ड शाहजहां एट शाहबुर्ज ऑफ आगरा रेड फोर्ट। पिता शाहजहां को आगरा लाल किले के शाहबुर्ज में कैदी बना के रखा। यहीं पर बच्चों शाहजहां का देहांत हो गया था।
कब? 1666 में। शाहजहां का देहांत यहीं पर हुआ था। आगरा लाल किले के शाहबुर्ज में कैदी जीवन में ताजमहल को देखते देखते मर गया। फिर इसकी डेड बॉडी नाव पर लादकर यमुना क्रॉस करके ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफनाया गया। अंत में शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से ताजमहल में मुलाकात कब्र में किया था। बच्चों, औरंगजेब आगरा जीतने के बाद, पिता को कैद करने के बाद, औरंगजेब ने पहली बार राजतिलक यहीं पर किया था। प्रथम राजतिलक आगरा में किया था। फर्स्ट कोरोनेशन बच्चों आगरा में किया था। और दूसरा राजतिलक इसने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद, सेम ईयर 1658 में दूसरा राजतिलक दिल्ली में किया था। तो ऐसा मुगल किंग जिसने 2 बार राजतिलक किया था। सेकेंड कोरोनेशन। दूसरा राजतिलक दिल्ली में। तो एकमात्र ऐसा मुगल किंग है जिसने 2 बार राजतिलक किया था। जबकि आप जानते हैं हुमायूं 2 बार शासन किया है। राजतिलक हुमायूं ने एक ही बार किया था, लेकिन शासन 2 बार 2 टर्म में किया है। हुमायूं 1530 से 1540 पहला टर्म था, दूसरा टर्म 1555-56 में, जबकि इसने 2 बार राजतिलक किया। तो ऐसा मुगल किंग जिसने 2 बार राजतिलक किया औरंगजेब था। ओनली मुगल एम्परर कोरोनेटेड ट्वाइस, वंस एट आगरा देन एट दिल्ली। 2 बार राजतिलक करने वाला मुगल किंग यही था बच्चों। तो इस तरह से देखिए, उत्तराधिकार की लड़ाई में हमने आपको बहादुरपुर की लड़ाई बताई, धर्मत की लड़ाई बताई, और तीसरी लड़ाई हमने आपको सामूगढ़ की लड़ाई बताई। अभी हम आपको 2 और लड़ाई बताएंगे। तो ये देखिए 3 तो 5 ना, 5 लड़ाई औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ा था, जिसमें औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करके पिता को कैद कर लिया था। बच्चों, ऐसा मुगल किंग पहली बार देखा जो अपने सगे भाइयों को मार दिया था। इतना कट्टर, इतना खूंखार था औरंगजेब। कुछ लोग इसकी तारीफ भी करते हैं वैसे, कि नहीं ये ज्यादा कट्टर नहीं था, उत्तराधिकार के लिए तो लड़ाई होता ही था। उत्तराधिकार की लड़ाई होना भी चाहिए, जिसमें अच्छा किंग तो आएगा कम से कम। तो चलिए एक और लड़ाई आपको बताते हैं। 1659 में लड़ा था, बैटल ऑफ खजवा। बैटल ऑफ खजवा। बच्चों, खजवा की लड़ाई शायद आप नहीं सुने हो। खजवा की लड़ाई, यह लड़ाई बच्चों इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में पड़ता है। ये आज की डेट में उत्तर प्रदेश के इन 2 जिलों के बीच में खजवा नामक स्थान पर, खजवा एक प्लेस है, उत्तर प्रदेश फतेहपुर। अब तो ये कौशाम्बी और फतेहपुर के बीच में हो गया है। पहले इलाहाबाद था, लेकिन अब बच्चे ये कौशाम्बी हो गया है। ये इसमें से एक जिला बना दिया गया है कौशाम्बी। तो अब कौशाम्बी और फतेहपुर के बीच में पड़ता है। पहले इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में था, अब कौशाम्बी और फतेहपुर के बीच में खजवा नामक स्थान पर यह लड़ाई लड़ी गई, जिसमें औरंगजेब की सेना ने, औरंगजेब डिफीटेड, शाह सुजा को हराया था। तो बच्चे, शाह सुजा ये वही जो पहले बहादुरपुर की लड़ाई से हारकर वापस चला गया था, सेना लेके लौटा और फिर औरंगजेब से खजवा की लड़ाई लड़ा। यह हार गया और फिर भाग गया। कहां भाग गया? भाग कर अराकौन चला गया।
अराकॉन चला गया। भागकर बच्चों ये अराकॉन म्यांमार कह सकते हैं आज की डेट में, म्यांमार चला गया और वहीं पर इसका देहांत हो गया था। तो शाह सुजा भागकर अराकॉन चला गया, ना भागता तो मारा जाता, और फिर वहीं यानी अराकॉन यानी म्यांमार में इसका देहांत हो गया। म्यांमार नया नाम है, पुराना नाम बर्मा है। तो इस तरह से दो भाई समाप्त, पिता कैद। और बच्चों 1659 में द बैटल ऑफ एक लड़ाई और आप देखें, देवराय की लड़ाई। बच्चों यह लड़ाई अजमेर के पास में लड़ी गई थी, देवराय की लड़ाई। यह राजस्थान में अजमेर के पास देवराम राय नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस लड़ाई में औरंगजेब डिफीटेड, दारा शिकोह। सो दारा शिकोह फिर से आया, लाहौर चला गया था, अजमेर साइड में आया और फिर दारा शिकोह से यह लड़ाई लड़ा था। दारा शिकोह इस लड़ाई में हार गया और भाग करके अपने एक दोस्त मलिक जवान के साथ यहां शरण लिया था। मलिक जवान के यहां शरण लिया, यहां पर इसने शरण ले लिया था। लेकिन आपको बताएं कि मलिक जवान ने इसे औरंगजेब को दे दिया, इसके साथ धोखा किया बच्चों। इसका दोस्त था, दारा शिकोह का दोस्त था मलिक जवान, उसके यहां चला गया शरण लेने के लिए। दोस्त ने गद्दारी किया, बिट्रे किया, औरंगजेब को दे दिया। औरंगजेब कहते हैं कि इसको पकड़ करके फटे पुराने कपड़े पहनाकर चांदनी चौक में पागल हाथियों के पैरों तले रौदवा दिया था। और फिर औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर धड़ से अलग कर दिया। और आपको बताएं कि अभी संजीव कुमार नामक या संजीव सिंह नामक एक इंजीनियर, इन्होंने दारा शिकोह के मकबरे को खोज निकाला। दारा शिकोह का मकबरा बहुत दिन से तलाश में था, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन एक इंजीनियर दिल्ली का, उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री में बहुत अच्छा था, उसने खोज निकाला। कहा कि दारा शिकोह का मकबरा हुमायूं के मकबरे के अंदर है। दानियल दानियल अकबर का बेटा, उसके बगल में दारा शिकोह का मकबरा है। अभी ये 2021 में खोजा गया है। आपसे पूछे कि इसको कहां दफनाया गया बच्चों, तो हुमायूं के मकबरे में इसको दफनाया गया है। हुमायूं के मकबरे में इसको दफनाया गया है। आप जानते हैं हुमायूं के मकबरे में 114 राजकुमार अथवा मुगल किंग को दफनाया गया है। ऐसा मकबरा है जिसमें 114 प्रिंस अथवा किंग को दफनाया गया है। तो इस तरह से बच्चों दारा शिकोह मारा गया। इस तरह अकबर के पास सारी पावर आ गई। अकबर का किंगडम मुगल काल में सबसे विशाल किंगडम था। इससे बड़ा किंगडम किसी भी मुगल शासक का नहीं था, इवन अकबर से भी बड़ा किंगडम था इसका। आपको बताएं कि इसके शासनकाल में या इसके साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। औरंगजेब के शासनकाल में टोटल प्रांतों की संख्या 21 थे। 14 उत्तर भारत में, 6 दक्षिण भारत में और 1 काबुल। यानी काबुल को औरंगजेब पुनः जीत लाया था। काबुल को जहांगीर खो बैठा था, लेकिन काबुल को पुनः जीत लाया। कौन जीत लाया बच्चों? औरंगजेब। इसलिए कहा जाता है काबुल केवल 3 मुगल किंग के पास था। काबुल बाबर लाया, हुमायूं खो बैठा, फिर अकबर लाया, जहांगीर खो बैठा, फिर उसके बाद औरंगजेब लाया, बहादुर शाह फर्स्ट खो बैठा। तो बाबर के पास, अकबर के पास, औरंगजेब के पास काबुल था। बाकी किसी भी मुगल किंग के पास काबुल नहीं था बच्चों। तो यहां अगर आप देखें तो लार्जेस्ट एम्पायर अगर आपसे पूछा जाए, सबसे विशाल किंगडम, लार्जेस्ट एम्पायर,
विशाल साम्राज्य औरंगजेब का था। तो बच्चों, औरंगजेब का साम्राज्य सबसे विशाल साम्राज्य था। कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे। 21 स्टेट्स थे। 14 प्रांत उत्तर भारत में थे। 6 प्रांत साउथ इंडिया में थे और एक प्रांत काबुल। तो विशाल किंगडम का मालिक था ये। 14, 26 और एक 21, इतना विशाल किंगडम था इसका। तो इस तरह से बच्चों एक बड़े किंगडम का मालिक था ये। और बच्चों, इसके अलावा अगर आप देखें तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हिंदू ऑफिशियल्स, सबसे अधिक हिंदू दरबारी इसके दरबार में थे। सबसे अधिक हिंदू दरबारी ये बच्चों औरंगजेब के दरबार में थे। सबसे अधिक यानी अकबर से भी ज्यादा हिंदू दरबारी औरंगजेब के दरबार में थे। अकबर से कहीं ज्यादा हिंदू दरबारी इसके समय में थे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो यही लगाइए। औरंगजेब बच्चों सबसे कट्टर मुगल एम्परर था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। जिंदा पीर कहा गया है। इसको जिंदा पीर क्यों कहा गया? लिविंग सेंट, जीता जागता संत कहा गया है क्योंकि फंडामेंटलिस्ट था। कट्टर मुगल एम्परर था ये। यह कट्टरता की वजह से इसको, फंडामेंटलिस्ट की वजह से इसको जिंदा पीर भी कहा गया है। और वैसे आप जानते हैं आलमगीर फर्स्ट भी इसको कहा गया। औरंगजेब ऐसा मुगल किंग था जो स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। लेकिन आपको बताएं कि इसने गाने बजाने पर बैन लगा दिया था। इसने गैर इस्लामिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। होली, दिवाली, दशहरा, नवरोज, नवरोज को 9 दिन के स्थान पर 1 दिन मनाने की परमिशन दिया था। तमाम त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो औरंगजेब ने क्या क्या बैन किया? तो आप देखें, तमाम चीजें बैन कर दिया था औरंगजेब। बैन होली, दिवाली, दशहरा, नवरोज, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन इसको भी बैन कर दिया। कलमा ऑन कॉइन्स, सिक्कों पे कलमा लिखवाना भी बंद करवा दिया। अकबर ने इलाही नामक सिक्कों पर कुरान के पवित्र शब्द कलमा लिखवाता था। तो होली, दिवाली, दशहरा, नवरोज, झरोखा दर्शन, सिक्कों पे कलमा लिखवाना, तुलादान भी बंद कर दिया था। तुलादान अकबर ने स्टार्ट किया था। सप्ताह में तुलादान साल में एक बार मनाया जाता था। अकबर अपने जन्मदिन पर तौल कर स्वयं को गरीबों को दान में देता था। तो साल में एक बार जन्मदिन पर अकबर ने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद के मुगल शासक इसको जारी रखा। झरोखा दर्शन पब्लिक दरबार अकबर स्टार्ट किया था, जो सभी मुगल शासकों के शासनकाल में चलता रहा। लेकिन एक गैर इस्लामिक प्रथा थी, इसलिए इसको इन सबको बैन कर दिया। ऐसी अन्य प्रथाएं भी प्रतिबंधित कर दिया जो गैर इस्लामिक थी, इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं था। तो इस तरह से औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, सिक्कों पे कलमा लिखवाना, तुलादान, होली, दिवाली, दशहरा इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया। और बच्चे, क्लासिकल म्यूजिक डांस पर बैन लगा दिया। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस पर भी बैन लगा दिया।
तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य पर बैन लगा दिया। इन सभी पर इसने प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि ये सब गैर इस्लामिक थे बच्चे। ठीक है। तो दीन इलाही नामक सिक्का अकबर ने चलाया था, और कलमा कुरान का पवित्र शब्द था। कलमा सिक्कों पे लिखना औरंगजेब बैन लगा दिया, क्योंकि कलमा कुरान का पवित्र शब्द था। जब कोई सिक्का गंदे हाथों से ले लेता या सिक्का पैर के नीचे दब जाता तो कुरान के पवित्र शब्द कलमा का अपमान होता था। इसीलिए सिक्कों पर से कलमा लिखवाना बैन करवा दिया था। समझ गए ना, लॉजिक यही है इसके पीछे। कलमा क्यों लिखवाना बैन किया? इसीलिए क्योंकि लोग गंदे हाथ से सिक्का ले लेते तो कलमा का अपमान होता था, और या सिक्का पैर के नीचे दब जाए तो कलमा का अपमान होता था। और औरंगजेब बड़ा कट्टर सुन्नी मुगल एम्परर था। इसने शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर बैन लगा दिया। लेकिन आप जानते हैं लोगों ने क्या किया? चोरी छुपे इसने चोरी छुपे लोगों ने खूब जम के शास्त्रीय किताबों को रच रच कर गाया बजाया। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। कुशल वीणा वादक था। ल्यूट प्लेयर था बच्चे। स्वयं तो वीणा बजाता था, दूसरों को गाने बजाने पर बैन लगा दिया था। औरंगजेब स्वयं वीणा वादक था, दूसरों को गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। शास्त्रीय संगीत नृत्य पर बैन लगा दिया। लोगों ने चोरी छुपे खूब क्लासिकल बुक्स रच रच कर गाया बजाया। अगर यह कहा जाए कि मैक्सिमम क्लासिकल बुक्स किसके समय में रची गई? मैक्सिमम क्लासिकल बुक्स सबसे अधिक शास्त्रीय किताबें, सबसे अधिक शास्त्रीय किताबें, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के समय में लिखी गई हैं। औरंगजेब के टाइम में सबसे अधिक क्लासिकल बुक्स रची गई हैं। लोगों ने चोरी छुपे खूब क्लासिकल बुक्स रच रच कर गाया बजाया। तो मैक्सिमम क्लासिकल बुक्स औरंगजेब के समय में रची गई हैं, जबकि औरंगजेब क्लासिकल डांस, शास्त्रीय संगीत इत्यादि पर बैन कर दिया था, क्योंकि गैर इस्लामिक था। इसलिए कट्टर मुगल किंग था। वीणा इंडिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र था। वीणा भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना गया है। आप सभी जानते हैं भारत का सबसे ओल्डेस्ट वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए तो वीणा है बच्चों। तो इस तरह से औरंगजेब बेहद कट्टर था और बड़ी सख्ती से पेश आया। अपने साम्राज्य में विद्रोहों को बड़ी सख्ती से दबाया। यदि कोई विद्रोही इसके अगेंस्ट विद्रोह करता उसको बख्शता नहीं था। एक बात और, औरंगजेब हाथ की लिखी हुई कुरान की कॉपी बेचकर अपनी पॉकेट खर्च चलाता था। ऐसा मुगल किंग पूछा जाए जो हाथ की बुनी टोपी बेचकर, हाथ से लिखी कुरान की प्रतियां बेचकर अपना पॉकेट खर्च चलाता था। वैसे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में नसीरुद्दीन महमूद शाह भी था। नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में भी ऐसा था, जो हाथ की बुनी टोपी बेचकर अपना पॉकेट खर्च चलाता था। लेकिन मुगल किंग औरंगजेब भी ऐसा था। औरंगजेब used to sell handwritten copies of Quran। तो बच्चे कुरान की प्रतियां हाथ से लिखकर, कुरान की प्रतियां हाथ से लिखकर
बेचता था, हाथ की लिखी हुई कुरान की प्रतियां बेचकर अपना पॉकेट खर्च चलाता था। तो ऐसा मुगल किंग औरंगजेब था। टोपी भी बेचता था, टोपी बुनकर भी बिचवाता था। यानी कुल मिला के कह सकते थे ऐसा मुगल किंग जो इस्लाम के हिसाब से चलता था और इस्लाम के हिसाब से ही कानून व्यवस्था को लागू करता था। ठीक है ना, इस्लाम के सिस्टम के अकॉर्डिंग टू चलता था। तो इस तरह से औरंगजेब और दिल्ली सल्तनत में नसरुद्दीन महमूद शाह, वह सुल्तान गुलाम वंश में था, यह मुगल किंग था। कुरान की प्रतियां हाथ से लिखकर बेचकर अपना पॉकेट खर्च चलाता, अथवा टोपी बुनकर बेचकर अपना पॉकेट खर्च चलाता था। तो इस तरह से औरंगजेब कुरान के हिसाब से 4 कानूनी शादियां किया था, 4 लीगल मैरिजेस किया था इसने। इसने हरम सिस्टम को बंद कर दिया था, क्योंकि हरम सिस्टम ये नहीं रखा था। औरंगजेब की प्रिय पत्नी राबिया उद दुर्रानी थी, जिसको दिलरास बानू बेगम भी कहते थे। इसकी प्रिय पत्नी पटरानी राबिया उद दुर्रानी। राबिया उद दुर्रानी, या इसको दिलरास बानू बेगम भी कहते हैं, दिलरास बानू बेगम। तो अपनी पत्नी इसकी प्रिय पत्नी थी, जिसके डेथ के बाद इसने मकबरा भी बनवाना स्टार्ट किया था। इसका मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, सफेद संगमरमर में बना है। ताजमहल के से भी खूबसूरत बनवाना चाहता था, लेकिन बन नहीं पाया। ऐसा मुगल किंग था। शाहजहां के बाद ताजमहल बनवाने की सोचा, बन नहीं पाया, तो ऊट पटांग बन गया, टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, आपको बताएंगे। तो बच्चों, इस तरह से औरंगजेब बेहद इंपॉर्टेंट किंग है। औरंगजेब और शिवाजी की काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। औरंगजेब शिवाजी के बीच में काफी लंबा संघर्ष लड़ा गया है। शिवाजी महाराष्ट्र में मराठा किंग थे, बाद में छत्रपति बने थे। शिवाजी ने औरंगजेब से तमाम लड़ाई भी लड़ा था। शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे। शिवाजी 1627 में पैदा हुए थे, कहीं कहीं दिया 1630 में पैदा हुए थे। औरंगजेब के समकालीन थे। शिवाजी ने अपना किंगडम अपने दम पर बनाया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको औरंगजेब और शिवाजी के बीच संघर्ष ये वाला बताएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों। आज इतना ही रहेगा।